नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। हमारी आदतों से हमारी पूरी पर्सनालिटी का पता चलता है। कोई ना कोई बुरी आदत हम सब में होती है, आप में, मुझ में, हम सभी में। लेकिन ये कैसे तय होगा कि आदत अच्छी है या फिर बुरी? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जिस आदत से आपको फायदा होता है वो अच्छी आदत है और जो आदत आपको नुकसान देती है वो बुरी है। अब ये नुकसान हमें हो रहा है या फिर हमारी आदत की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, ये तो आदत पर ही निर्भर करेगा। जिस तरह से बुरी आदतों की वजह से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, उसी तरह आपकी फाइनेंशियल आदतों के कारण आपकी मेहनत की कमाई बढ़ने के बजाय खत्म भी हो सकती है। आज के एपिसोड में जानेंगे ऐसी ही गुड और बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। हेमंत जी, वेलकम टू द शो। जहां तक हैबिट्स की बात है, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि शायद आप इससे निपटारा चाहते हैं, कोई ऐसी फाइनेंशियल हैबिट जिसको लेकर आपको लगता है कि हर साल इस साल में इस आदत को बदल दूंगा? देखिए, बहुत साल का एक्सपीरियंस है पल्लवी। जो बुरी आदतें थी, कोशिश की है कि समय समय पे उसको ओवरकम किया जाए। तो अभी कह सकता हूँ कि अभी वो स्टेज पे पहुंचे हैं कि जहाँ जो बुरी आदतें थी पहले, वो उनको थोड़ा अभी दूर किया है। तो अभी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अभी उन सभी आदतों को दूर कर दिया है और जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ऐसी कई आदतें हैं जो लोग जाने अनजाने, क्योंकि वो जानते नहीं है कि शायद इस आदत से उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हेमंत, ऐसी कुछ आदतें आपने आइडेंटिफाई की होंगी, तो पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। यानी ऐसी 10 अच्छी आदतें जिसकी वजह से मेहनत की कमाई बढ़ सकती है, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हम अच्छी आदतों की बात करें तो, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं लाइफ के, सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा प्लान करें। कभी कभी क्या हमको लगता है कि प्लानिंग शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये डिफाइन करना है कि आप पैसे से क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी आपकी गोल्स क्या हैं, उन गोल को पूरा करने के लिए आपके पास कितना समय है और वो गोल पूरा करने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। ये 3 स्टेप अगर आप करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पूरी होती है। उसके बाद आप एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके डिसाइड करें कितना पैसा आपको हर गोल के लिए पूरा करना है। देखिए, इससे क्या हुआ, आपको पता है कि आप अपने पैसे से क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना समय है, और जो अननेसेसरी जो रिस्क है, जो डाइवर्जन जो आती है उसके अंदर, यानी मैं कहूँगा कि आपके पैसे को सही मायने में जो डायरेक्शन मिलती है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से करती है। और जैसा हम हर चीज़ में करते हैं लाइफ में, वैसा अपनी इन्वेस्टमेंट के समय में भी आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो अब तक आपने कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया, एक एक करके उस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आदत आपने बताई, प्लानिंग। शायद बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते हैं अपनी आम जिंदगी में भी, लेकिन डेफिनेटली 2016 में जो सरप्राइजेस रहे, उसके बाद ये तो शायद हम सब ने सीखा कि जो लोग प्लानिंग नहीं करते वो मुसीबत में फंस सकते हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल मुसीबत हो या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम। तो प्लानिंग अगर करनी है तो जैसे आपने कहा कि एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, यानी पहले ही तय कर लिया जाए कि कितनी रकम कहाँ पर रखनी है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों हैबिट्स की अगर मैं बात करूं कि प्लानिंग और साथ ही एलोकेशन, इसको कैसे सम अप करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसा हम लाइफ में कुछ भी करते हैं उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बार हमने देखा इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ये नहीं जानते किसके लिए इन्वेस्ट करना है। काफी बार एक वेग सा गोल रहता है, जैसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन एक गोल है, हम सभी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक उसको सही मायने में आपको गोल्स को डिफाइन करना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि कितना समय है आपके पास, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो आप डिसाइड करें कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, दूसरा किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। एसेट क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर एसेट क्लास, चाहे मैं इक्विटी की बात करूं, चाहे मैं डेट की बात करूं, अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो मैं चाहे गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, हर एसेट क्लास समय समय पे अलग तरीके से परफॉर्म करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा पोर्टफोलियो एक ही समय पे ऊपर ना जाए, एक ही समय पे नीचे ना जाए, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और वो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है एसेट एलोकेशन से। और एसेट एलोकेशन को डिसाइड करने का सबसे सही तरीका है कि जो आपके लंबे गोल हैं उनको आप ऐसी एसेट क्लास में लगाइए जहाँ पे रिटर्न आपको बेहतर मिले, और जो शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, जैसे 1 या 2 साल के अगर गोल्स हैं, उनको, क्योंकि आपकी जो उस समय जो आपकी जो तवज्जो वहाँ पे रहनी चाहिए कि आपकी कैपिटल सेफ रहे, तो आप डेट में डालिए, और मीडियम टर्म है तो इन दोनों को मिला के डालिए। तो और
फिजिकल में अगर आप बात करें तो घर हम सबके लिए ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से अगर आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो देखेंगे कि आप अननेसेसरी जो रिस्क होता है पोर्टफोलियो में वो नहीं लेते हैं। इसीलिए ये दोनों स्टेप मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी आदत हर इंसान के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो एक आसान शब्दों में जैसे हेमंत ने बताया कि जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं उसी का हिस्सा है कि आप अपने गोल्स को भी 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दें। आपका कौन सा लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म में आपको किस पैसे की जरूरत होगी, और शॉर्ट टर्म। ऐसे अगर आप एलोकेट करेंगे अपने एसेट्स को, अपने फंड्स को, तो शायद बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं हेमंत की इंश्योरेंस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। आपका व्यू क्या है इस मामले में कि रिस्क मैनेजमेंट की जहां तक बात है, काफ़ी हद तक मेडिकल इंश्योरेंस लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम काफ़ी तंदुरुस्त हैं, हमें शायद ज़रूरत नहीं होगी, या फिर जो कंपनी की तरफ से ग्रुप कवर मिलता है वो उन्हें सफिशिएंट लगता है। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट, और अगर जो लोग इसे फॉलो करते हैं, जिनके आदत में ऑलरेडी शुमार है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे पल्लवी। जैसा आपने कहा, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जैसा हमने बोला, हम गोल डिफाइन करते हैं, हम कैसे अचीव करेंगे वो भी देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। वो इसलिए है, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं कि हम किस तरीके से अपना पैसा कमाते हैं, किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर, किसी की फैमिली में अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है और उस अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? आपके गोल्स भी हैं, आपके एस्पिरेशंस भी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है वो भी है, लेकिन वो पूरी कैसे होगी? इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है और ये 2 तरीके से होनी चाहिए। एक तो लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं या जो इनकम आप कमाने वाले हैं उसको भरपाई करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल है अभी, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस हम देखते हैं, जो हेल्थ जो है आजकल काफ़ी महंगा हो गया है ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में 4-5 दिन रुके तो कम 1 या 2 लाख का बिल आ सकता है। वो अगर आप ऐसा कभी हो जाए और आपने अगर इंश्योरेंस नहीं ली है तो आपकी जो पूरा जो फाइनेंशियल प्रोसेस है आपका, वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उन दोनों के लिए जो प्रोडक्ट है वो सही चुने। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म प्लान चुने, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, आपकी छोटी यंग फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर प्लान जो रहता है वो चुने। सही मात्रा में इंश्योरेंस लें और सही प्रोडक्ट के द्वारा लें। और इनफैक्ट हर तरह के रिस्क के लिए आप तैयारी अपनी पूरी रखें, ये एक अच्छी आदत हो सकती है। साथ ही डिसिप्लिन, इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हेमंत। इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो शुरुआत करते हैं, चलिए अब मैं यहाँ कोई नई पॉलिसी खरीद लेता हूँ या फिर कोई फंड शामिल कर लेते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन उसे डिसिप्लिन से और नियमित रूप से निभाते नहीं हैं। तो अगर हम अच्छी आदतों की बात करें, डिसिप्लिन को आप कैसे रैंक करेंगे? अगर 10 आदतों की हम बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट आदत है कि हम अनुशासन से, डिसिप्लिन से अपने निवेश को पूरा करें? देखिए, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे हमने बात की, जो हमारे टाइम होराइजन है उससे कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर मैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ कॉर्पस बना रहा हूँ और मुझे 10 या 15 साल का समय है, तो मुझे उससे कमिटेड रहना, वो हमारी जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। और दूसरा डिसिप्लिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, काफ़ी बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप मान लीजिए किसी इक्विटी, अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो काफ़ी बार हमने देखा है इन्वेस्टर की कोशिश ये रहती है कि जब मार्केट गिरेगा तब पैसा डालेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब पैसा निकालेंगे, यानी मार्केट टाइमिंग। और मार्केट टाइमिंग के बारे में बता दूं कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको सही तरीके से हमेशा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन आए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, इनफैक्ट काफ़ी समय से अभी देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कमिट कर रहे हैं कि आप इस तारीख को इतना पैसा इस फंड में डालेंगे, तो आप मार्केट की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, तो वो जो इमोशंस आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आते हैं वो आप निकाल देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, दोनों तरह से डिसिप्लिन की जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो आपका जो टाइम होराइजन आपने जो डिसाइड किया है
उससे कमिटेड रहने के लिए भी उतना ही जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके जी, यानी कमिटमेंट से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निभाएं, फिर चाहे आप कोई पॉलिसी ही क्यों नहीं ले रहे हैं, उसमें भी आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं प्रीमियम के तौर पर। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई पॉलिसी शुरू की है तो उसे कमिट करें, उसे कंटिन्यू करें और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ें, तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो कि गुड हैबिट्स के अंदर आएगी, जो लोग समय से टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हेमंत, अब जनवरी आ चुका है और ऑलमोस्ट महज 3 महीने का समय रह गया। कई लोग लास्ट मोमेंट में भी टैक्स प्लानिंग करते हैं, जिसके चलते कभी कोई गलत पॉलिसी या फिर ओवरलैपिंग फंड्स हो जाते हैं। ऐसे में जहां तक टैक्स प्लानिंग का सवाल है, कैसे सही समय पर और प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग की जाए? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी बार ये होता है कि आप साल के आखिर में करते हैं, वो भी आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जो सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टैक्स की इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब अपनी प्लानिंग करते हैं, आप जो गोल्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपको टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी एलोकेशन इक्विटी में है, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे आप एनपीएस देखें, चाहे आप एएलएसएस देखें। दूसरी बात, साल के शुरुआत में अगर आप प्लानिंग करते हैं, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास समय है पूरा साल उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि एक मुश्त आपको रकम इकट्ठी करनी है। दूसरा, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, तो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट वो ये है कि जिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप पैसा लगाएं, वहाँ पे ये देख ले कि टैक्स एफिशिएंसी कितनी है रिटर्न्स के अंदर। जैसे अगर मैं डेट की बात करूँ, अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो और आप 30% ब्रैकेट में हो, आपको सेफ्टी जरूर मिलेगी, लेकिन जो रिटर्न है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना है। वही पैसा अगर आप सही तरीके से जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड के जैसे डेट फंड जो होते हैं उनमें अगर चुने, शॉर्ट टर्म फंड चुने या कोई डायनामिक बॉन्ड फंड चुने या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड चुने और आपका टाइम होराइजन 30 साल या उससे ज़्यादा है, वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे और जो रिटर्न है वो भी आपको वहाँ पे अच्छा मिलेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, 10% आपने रिटर्न कमाया, मान लीजिए इन्फ्लेशन 6 या 7% है, तो आपको जो बाकी पैसा है 3%, उसके ऊपर सिर्फ 20% आपको टैक्स देना, यानी 0.6, तो 9.4 आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है। यही अगर 10% आपको एफडी में मिलता है तो 30% आपने टैक्स दिया, 7% आपके हाथ में आया। तो दोनों एंगल से, एक तो टैक्स प्लानिंग को अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, दूसरा ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखिए जहाँ पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो। यानी कोई भी विकल्प जब आप चुन रहे हैं तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैसे रहेंगे, यानी अगर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो भी आपका स्लैब है, टैक्स लगाने के बाद आपके हाथ में नेट क्या रिटर्न आएगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न, इस पर आप जरूर ध्यान दें। तो अब तक 5 अच्छी आदतों के बारे में हेमंत ने हमें बताया है, जिसमें शामिल है प्लानिंग, जो कि जरूरी है हर एस्पेक्ट में लाइफ के। इसके अलावा एसेट एलोकेशन, ये एक अच्छी आदत हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और साथ ही टैक्स प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। 5 आदतें अब तक हमने जानी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आदत है जो कई लोगों में होती है पर शायद ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, वो होता है पोर्टफोलियो को समय पर रिव्यू करना। कई बार हम देखते हैं निवेशकों के सवाल आते हैं, एक ही तरह के फंड्स, बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए होते हैं, मॉनिटर भी नहीं कर पाते इतने सारे फंड्स को। तो ऐसे में पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और टाइमली कैसे ये तय किया जाए और इस अच्छी आदत को कैसे शुमार किया जाए? देखिए, जितना इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में सही तरीके से इन्वेस्ट करें, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। ना, रिव्यू करने में 2 एस्पेक्ट को आपको देखना है। एक तो ये नहीं कि आपको, अगर मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया तो आप रोज़ सुबह उठ के एनएवी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से एनएवी मूव कर रही है, वो एक रिव्यू करने का तरीका नहीं है। आपको हर 3 या 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो देखना है। दूसरा, रिव्यू करने का तरीका सही होना चाहिए। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अगर इक्विटी जैसी एसेट क्लास की बात करें तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना है कि इंडेक्स के मुकाबले में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। अगर आप उसकी कंपैरिजन एफडी से करेंगे गिरते बाजार में, तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो रिव्यू करें, रेगुलरली करें, जल्दी में ना रहें पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखें। राइट। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं जो अपने अनुभव के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकता है। साथ ही हेमंत, 2 और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपने हर महीने तो नहीं लेकिन हर 3 से 6 महीने में रिव्यू करने की बात की। अगर हम महीने की बात करें तो बजट, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो रिटर्न में बजट बनाते हैं कि इतना मेरे एक्सपेंसेस होंगे, ये मेरे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है और इतना मेरा कंपल्सरी जो सेव करके मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है? और साथ ही इमरजेंसी फंड, इन दोनों चीजों के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, बजटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे
हम कितना भी कमाएं तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहते हैं। और जैसे हमने बात की, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस भी जो है वो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, उन सब के लिए प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहाँ से है? अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक ही तरीका है कि आप अपना बजटिंग कीजिए, आप देखिए कि इन तीनों में किस तरह की एलोकेशन चाहिए। ब्रॉडली मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 45% 50% के करीब हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से 25% रखिए, और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो फ्लेक्सिबल के लिए रखिए। बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है, और मैं कहता हूँ अभी जो समय है वो ऐसा है कि अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करना शुरू करें तो आपको जो ट्रैक रखना है अपने एक्सपेंसेस के ऊपर वो भी आप कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है, हमने पहले एक्चुअली मैं कहूँगा ये रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए। इंश्योरेंस के अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म में कभी सडनली कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, मेडिकल भी हो सकती है, कोई भी कारण से हो सकती है, वो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? आप ऐसा नहीं करना चाहते कि जब आपको पैसा चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रोक के आप पैसा वहां से निकालें। मेरा ये मानना है कि आप, और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में कि 6 महीने के एक्सपेंसेस जो हैं उसके बराबर की रकम आप एक ऐसी जगह पे रखिए जहां पे लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज ना हो, रिटर्न आपको अच्छा मिले, और जब भी आपको जरूरत हो वो पैसा मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा, आप बिना किसी दिक्कत के अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना अपने जो भी इमरजेंसी आपको मिलेगी उसको आप फेस कर पाएंगे। राइट। और इनफैक्ट घर में अगर कोई बीमार शख्स है या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे में जो आपका इमरजेंसी फंड है उसका क्वांटम थोड़ा बड़ा आपको रखना होगा। साथ ही कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद हमारी डेली लाइफ में निगलेक्ट हो जाती हैं, जैसे टाइमली बिल का पेमेंट करना। तो अगर समय पर हम बिल पेमेंट कर रहे हैं, लास्ट डेट के लिए नहीं रुक रहे हैं, शायद ये एक अच्छी आदत, आप अग्री करेंगे हिम्मत मेरे साथ। साथ ही एग्जिट स्ट्रैटेजी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मार्केट को कई लोग टाइम करते हैं और वहीं पर चूक होती है, लेकिन फिर भी जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं उसका लॉक इन ध्यान में रखना होगा। तो अगर इस आदत को भी शामिल किया जाए अपनी डेली लाइफ में कि हमें किस इन्वेस्टमेंट से कितने समय बाद एग्जिट करना है, ये पहले से तय कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है हमने बहुत बार देखा है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर काफ़ी ध्यान रखते हैं, एग्जिट करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। एग्जिट कभी करना है आपको 2 या 3 स्टेजेस में आपको एग्जिट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपका एक टाइम होराइजन है, मान लीजिए 10 साल, आपने 8 या 9 साल कंप्लीट कर लिए, आप नहीं चाहते कि आखिरी मोमेंट तक आप उस इन्वेस्टमेंट में बने रहें, तो 1 साल पहले आप धीरे धीरे वहां से एग्जिट करना शुरू करेंगे। दूसरा हो सकता है आपकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज हैं, जो दूसरे सर्कमस्टेंसेज हैं, उनमें अगर कोई बदलाव आया तब आपको निकलना पड़ सकता है। तीसरा आप निकलेंगे तब जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। इन तीनों के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाइए, नहीं तो क्या होगा, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आप उससे कमिटेड नहीं रहे, जैसा आपने कहा डिसिप्लिन नहीं है, तो जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आप वहां से निकलेंगे, और उससे क्या होगा कि आप गिरते बाजार में बाहर निकले, और जब बाजार ऊपर गया तो आप बाजार में है नहीं, तो जो रिकवरी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के समय है। राइट।